तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बिग मॉम और काइडो ने एक अलायंस बना ली है वन पीस को ढूंढने के लिए। आपू भी वानो वापस आ जाता है अपने साथ 3 जायंट क्रिएचर्स को लेकर, और अब हमारी अलायंस को एक नहीं बल्कि 2 योंकों से मुकाबला करना पड़ेगा, जिसके चलते इस जंग को जीतना असंभव सा लगता है। और अब वानो एक्ट 3 की शुरुआत होती है। किनेमोन और अकाज़ाया 9 अपॉइंटेड लोकेशन पर खड़े हैं, बिल्कुल अकेले, और हमें दिखाया जाता है कि ओरोची के स्पाई ने उसे पहले ही ओनिगाशिमा की रेड के बारे में बता दिया था। तो ओरोची ने टोकागे पोर्ट से जुड़ने वाले सारे ब्रिजेस और हमारी एलाइड फोर्सेस की शिप्स को पिछली रात ही तबाह कर दिया था। किनेमोन ओनिगाशिमा अकेले जाने का फैसला करता है और हमें ओडेन की जर्नी को दिखाया जाता है। 41 साल पहले वानो के उस समय के शोगन के बेटे कोजुकी ओडेन एक इनफेमस कैरेक्टर थे, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही हर वो क्राइम कर डाला था जो आप सोच सकते हैं, जैसे कि वानो की औरतों को किडनैप कर अपना एक हरम बनाना, जिसकी वजह से उन औरतों के लव वंस और ओडेन के बीच लड़ाई हुई, जिसे हरम वॉर का नाम दिया गया। और ये तो बस ओडेन के कारनामों की छोटी सी झलक थी। हमें एक यंग किनेमोन को भी दिखाया जाता है, जो माउंटेन गॉड के बच्चे को पकड़कर फ्लावर कैपिटल लाता है, उसे बेचकर पैसे कमाने के लिए। माउंटेन गॉड अपने बच्चे को ढूंढते हुए फ्लावर कैपिटल आ जाता है और तबाही मचाना शुरू करता है, लेकिन ओडेन उसे हराता है और इस सारे इंसिडेंट की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, जिसकी वजह से ओडेन को फ्लावर कैपिटल से निकाल दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद किनेमोन और डेंजिरो ओडेन को फॉलो करते हैं और वो सब हाकुसाई रीजन जाते हैं, जहां वो शिमात्सुकी यासुई के कासल में रहते हैं, जो वहां के डेम्यो थे। वहां उनकी मुलाकात ओरोची से भी होती है, जो उस समय यासुई का एक हम्बल सर्वेंट था। यासुई ओडेन को कुरी के बारे में बताता है कि कुरी वानो का लॉलेस रीजन है, जिसे ओडेन के पिता भी काबू में नहीं ला पाए। तो ओडेन डिसाइड करता है कि वो कुरी जाएगा। इस सफर के दौरान ओडेन को कई लोग ज्वाइन करते हैं, जो आगे चलकर उसके रिटेनर्स बनते हैं, जैसे कि कुनोजो और इजो रिंगो से, कांजूरो कीबी से और राइजो उडोन से। कुरी पहुंचने पर ओडेन अशुरा डोजी से लड़ता है और उसे हराता है और वहां के सारे क्रिमिनल्स को अपने अंडर ले लेता है, जिसके बाद ओडेन वहां के लोगों को काम करना सिखाता है और कुरी को एक लॉलेस रीजन से एक पैराडाइज में बदल देता है, जिसकी वजह से ओडेन को डेमियो का टाइटल मिलता है। ओडेन के फॉलोअर्स में कावामात्सु, ड्यूक इनुआराशी और मास्टर नाकामामोशी भी शामिल होते हैं, जो ओडेन को कुरी के बीच पर मिले थे। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी ओडेन की जिंदगी में एक चीज की कमी थी। असल में ओडेन दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था और उसका ये सपना पूरा होता है जब व्हाइट बियर्ड की शिप वानो पर शिपरेक होती है। हमें ओडेन और व्हाइट बियर्ड के बीच एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद ओडेन व्हाइट बियर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि व्हाइट बियर्ड उसको अपने क्रू में शामिल कर ले, ताकि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। व्हाइट बियर्ड को मनाना आसान नहीं था, लेकिन ओडेन की शेयर डिटर्मिनेशन और 3 दिन के मुश्किल चैलेंज के बाद ओडेन वॉज इन्वाइटेड फॉर एन एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम। इस सफर में ओडेन अपनी वाइफ टोकी से भी मिलता है, जो वॉइड सेंचुरी से होती है, जिसने अपने डेविल फ्रूट की मदद से फ्यूचर में बहुत बार ट्रैवल किया है। तो ये वॉइड सेंचुरी है क्या चीज? वॉइड सेंचुरी 100 साल का एक टाइम गैप है, जो 800 और 900 साल के बीच में अकर हुआ था। इस सेंचुरी का कोई भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है सिवाय पॉनिग्लिफ्स के, और इसकी स्टडी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये 100 साल दुनिया की ट्रू हिस्ट्री को दर्शाते हैं। खैर, ओडेन, टोकी, इजो, ड्यूक इनुआराशी और मास्टर नाकामामोशी व्हाइट बियर्ड के साथ कई सारे एडवेंचर्स पर जाते हैं। इस सफर में टोकी मोमोनोसुके और हियोरी को जन्म देती है। एक दिन व्हाइट बियर्ड अपने लॉन्ग टाइम राइवल गोल्डी रॉजर से एक आइलैंड पर मिलता है, जहां उन दोनों के बीच 3 दिन तक लड़ाई चलती है, जिसके बाद रॉजर उनको पॉनिग्लिफ्स के बारे में बताता है, और क्योंकि ये स्टोन्स
वानो में कोजुकी क्लैन द्वारा बनाए गए थे तो ओडेन उन्हें पढ़ सकता था। रॉजर ओडेन को उसके क्रू में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो पॉनिग्लिफ्स को पढ़कर आखिरी आइलैंड जा सके। इसी दौरान वानो पर ओरोची अपने 2 क्लैन मेंबर्स कुरोजोमी हिगुराशी और कुरोजोमी सेमिमारू की हेल्प से शोगन की सीट पर कब्जा करना शुरू करता है। बाय द वे, हिगुराशी और सेमिमारू के पास बॉन क्ले और बार्थोलोमियो के डेविल फ्रूट की पावर है। बैक टू ओडेन, जो ओरो जैक्सन पर अपने नए एडवेंचर की शुरुआत करता है और वो सब पॉनिग्लिफ्स की तलाश में स्काइपिया, फिशमैन आइलैंड, जो और बहुत सारी अमेजिंग प्लेसेस जाते हैं। और आपको याद होगा कि जब स्ट्रॉ हैट्स स्काइपिया गए थे तो उन्हें पॉनिग्लिफ की साइड में गोल्डी रॉजर का एक मैसेज मिला था, तो वो मैसेज ओडेन ने ही लिखा था। खैर, लगातार सफर करने के कारण टोकी बीमार पड़ जाती है तो ओडेन टोकी को वानो छोड़ आता है और वानो से आखिरी रेड पॉनिग्लिफ की ट्रांसक्रिप्ट लाता है। एंड फाइनली रॉजर पायरेट्स के पास 4 रोड पॉनिग्लिफ्स की ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है और वो फाइनल आइलैंड लाफ्टेल जाते हैं जहां उन्हें वन पीस मिलता है। और जैसा ओडेन ने अपनी जर्नल में डिस्क्राइब किया है, ये एक एनॉर्मस ट्रेजर था। यहाँ उन्हें दुनिया की असली हिस्ट्री, विल ऑफ डी और वॉइड सेंचुरी के बारे में पता चला और ये भी कि पहले वानो के बॉर्डर्स दुनिया के लिए खुले थे। इस एनॉर्मस ट्रेजर को देखकर रॉजर पायरेट्स हंसने लगे और इसीलिए इस आइलैंड का नाम लाफ्टेल रखा गया। पूरे ग्रैंडलैंड को कॉन्कर करने के बाद गोल्डी रॉजर को पायरेट किंग का टाइटल मिला और गोल्डी रॉजर ने अपने पायरेट ग्रुप को डिसबैंड कर दिया। तो गोल्डी रॉजर ने ऐसा करा क्यों? असल में गोल्डी रॉजर को एक इनक्यूरेबल डिसीज थी जिसकी वजह से वो जल्द ही मरने वाले थे। तो गोल्डी रॉजर ने अपने पायरेट ग्रुप को डिसबैंड कर दिया, जिसके बाद रॉजर ने अपने आप को वर्ल्ड गवर्नमेंट के हवाले कर दिया और अपने एग्जीक्यूशन के दिन रॉजर ने द ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत की। बाय द वे, शैंक्स और बग्गी फाइनल आइलैंड नहीं गए थे क्योंकि बग्गी बीमार हो गया था और शैंक उसका ख्याल रखने के लिए उसके साथ रुक गया था। खैर, ओडेन वापस वानो आता है वानो के बॉर्डर्स को खोलने के लिए, लेकिन वानो आकर उसे पता चलता है कि उसकी एब्सेंस में ओरोची ने एक स्ट्रॉन्ग पायरेट काइडो की हेल्प से वानो पर कब्जा कर लिया है, जिसे सुनकर ओडेन ओरोची को मारने चला जाता है, लेकिन सेमिमारू अपने डेविल फ्रूट से ओरोची को बचाता है। काइडो और ओरोची उसे थ्रेटन करते हैं कि अगर ओडेन ने उनसे लड़ाई की तो वो वानो के सिटीजन्स को मार डालेंगे। ओरोची ओडेन से प्रॉमिस करता है कि अगर ओडेन 5 साल तक हर हफ्ते वानो के लोगों के सामने नेकेड डांस करेगा तो ओरोची और काइडो वानो से चले जाएंगे। ओडेन उसकी ये शर्त मान लेता है और हर हफ्ते फ्लावर कैपिटल में नेकेड डांस करता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ओरोची एक घटिया आदमी है तो ओरोची अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाता है क्योंकि वो और काइडो वानो को एक वेपन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब ओडेन को ये बात पता चलती है तो वो और उसके रिटेनर्स काइडो और बीस्ट पायरेट्स पर हमला करते हैं। ओडेन काइडो को हराने के बहुत करीब था, लेकिन हिगुराशी अपने आप को मोमो में डिस्गाइज करती है, जिसकी वजह से काइडो ओडेन को हरा देता है। जिसके बाद ओडेन और उसके रिटेनर्स को गरम तेल में जिंदा उबालने की सजा मिलती है। ओडेन ओरोची से एक शर्त रखता है कि अगर वो और उसके रिटेनर्स गरम तेल में 1 घंटे तक जिंदा रहने में कामयाब होंगे तो वो उनको जाने देगा, जिसके लिए ओरोची और काइडो मान जाते हैं। ओडेन 1 घंटे तक उस गरम तेल में जिंदा रहने में कामयाब होता है, लेकिन एक बार फिर ओरोची अपने प्रॉमिस को तोड़ देता है। ओडेन अपने साथियों को बचाता है और उन्हें वानो के बॉर्डर्स को खोलने का ऑर्डर देता है। काइडो ओडेन के सर पर गोली मारता है और ओडेन एक मुस्कान के साथ उस उबलते तेल में सबमर्ज हो जाता है, जिसके बाद काइडो ओडेन के कासल पर आग लगा देता है और ओडेन के परिवार को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन लेडी टोकी अपने डेविल फ्रूट की मदद से किनेमोन, कीकू, राइजो, कांजूरो और मोमो को 20 साल फ्यूचर में भेज देती है और प्रोफेसी करती है, You are the moon, yet unaware of the dawn. May your purpose be fulfilled and cast 9 shadows
on the night woven of 20 years, and you shall know the brilliance of the dawn. जिसके बाद लेडी टोकी बीस्ट पायरेट्स के हाथों मारी जाती है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हियोरी का ख्याल कावामात्सु रखता है और डेंजिरो कियोशिरो बनकर ओरोची के साथ रहता है। 7 साल बाद डेंजिरो को हियोरी मिलती है, जिसको वो कोमुरासाकी की आइडेंटिटी देता है। और अब हम आ जाते हैं करंट टाइमलाइन में, जहां कांजूरो रिवील करता है कि वो ही ट्रेटर है जिसने ओरोची को उनके प्लान की हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। किनेमोन कांजूरो को स्लैश करता है, लेकिन ये कांजूरो की तस्वीर होती है और असली कांजूरो मोमो को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद बीस्ट पायरेट की शिप्स वहां आ जाती है अकाजाया 9 की जान लेने। और अब सिचुएशन काफी होपलेस दिखाई देती है। लेकिन तभी वहां मंकी डी लूफी, ट्रफाल्गर लॉ और यूस्टस किड की शिप्स पहुंच जाती हैं। साथ ही सारी एलाइड फोर्सेस, जिसमें याकुजा बॉसेस, मिंग ट्राइब और डेंजिरो की फोर्सेस भी शामिल होती है। और हमें पता चलता है कि हमारे एलाइज को आने में देर इसलिए हो गई थी क्योंकि किनेमोन ने सीक्रेट मैसेज पढ़ने में गलती कर दी थी और वो गलत जगह आ गया था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि इस वजह से कांजूरो भी धोखे में था। खैर, बीस्ट पायरेट की शिप जो हमारे अलायंस पर अटैक कर रही थी, उन्हें हमारे 3 कैप्टन्स बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो रेड अब जारी है और इस रेड में एक और अनएक्सपेक्टेड एलाई जुड़ता है, फर्स्ट सन ऑफ द सी जिनबे, जो अपने होल केक आइलैंड में दिए गए प्रॉमिस को पूरा करता है और लूफी के क्रू को ऑफिशियली एज अ हेल्प्समैन ज्वाइन करता है। लेकिन अभी सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारी एलाइड फोर्सेस ओनिगाशिमा पहुंच चुकी है, जहां पर गोल्डन कागुरा फेस्टिवल चल रहा है। और क्योंकि ये एक सीक्रेट रेड होती है, तो किनेमोन अपने डेविल फ्रूट की ताकत से सारी एलाइड फोर्सेस को बीस्ट पायरेट जैसा डिस्गाइज देता है, ताकि वो लोग आसानी से काइडो के कासल में घुस सके। तो प्लान सिंपल है, हमारी अलायंस काइडो के कासल पर 2 साइड से हमला करेगी और अकाजाया 9 लॉ के साथ उसकी सबमरीन में आइलैंड के नीचे से जाएंगे, जहां वो लोग लॉ के डेविल फ्रूट की मदद से काइडो के कासल को इन्फिल्ट्रेट करेंगे। प्लान तो अच्छा है, लेकिन जैसा हम पूरी सीरीज में देखते आए हैं कि लूफी और प्लान साथ में काम नहीं करते। और इस बार भी पहला शख्स जो पूरे केओस की शुरुआत करता है वो होता है लूफी, जो टोबिरोपो के एक मेंबर उल्टी से लड़ता है। और यहाँ एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर यामातो की, जो काइडो का बेटा होता है और उसका मकसद है काइडो को हराने का और वानो के लोगों को बचाने का। ऐसा इसलिए क्योंकि यामातो वहीं था जब ओडेन का एग्जीक्यूशन हुआ था और वो ओडेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ओडेन की लेगेसी को आगे ले जाने का फैसला किया और लिटरली वो खुद को ओडेन बुलाता है। यामातो लूफी को अपने और एस के पास्ट के बारे में बताती है और हमें पता चलता है कि यामातो असल में एक लड़की है। इसी बीच बिग मॉम अपने अलायंस की घोषणा करती है और सबको वन पीस और एंशिएंट वेपन्स को ढूंढने के प्लान को बताती है, ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। बाय द वे, यामातो अकेली एलाई नहीं होती जो हमारी एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करती है, क्योंकि इसी बीच मार्को और ईजो मास्टर नाकामामुशी के साथ ओनिगाशिमा पहुंच गए हैं। ये लोग नोटिस करते हैं कि बिग मॉम की शिप ओनिगाशिमा आ रही है। तो जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही इस बार भी होता है। फर्क बस ये था कि इस बार मार्को बिग मॉम की शिप को गिरा देता है। खैर, मार्को का ग्रुप लॉ के ग्रुप से मिलता है, जहां उनका सामना कांजूरो से होता है। कीकू कांजूरो का सामना करती है और उसको हराती है। मोमो की बात करें तो कांजूरो उसे ओरोची के पास छोड़ आया था, जो मोमो को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। काइडो अनाउंस करता है कि वो पूरे वानो को एक वेपन फैक्ट्री बना देगा, इंक्लूडिंग फ्लावर कैपिटल, जिसे सुनकर ओरोची काइडो से झगड़ा करता है और काइडो ओरोची को डिकैपिटेट
कर देता है। खैर काइडो मोमो को एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है कि तभी अकाज़ाया 9 की एंट्री होती है और वो काइडो पर हमला करते हैं और रेड ऑफिशियली शुरू होती है। और अब फाइट्स दो जगह पर डिवाइडेड हैं, एक रूफटॉप के नीचे और एक रूफटॉप पर। रूफटॉप के नीचे ड्रेक बीस्ट पायरेट्स को बिट्रे करता है और लूफी की साइड को ज्वाइन करता है। परफॉर्मेंस हॉल में क्वीन एलाइज और एनिमीज पर ओनी वायरस छोड़ देता है, जिससे एक सर्वाइवल गेम शुरू होता है और इस वायरस का एंटीडोट आपू के पास होता है। बट थैंकफुली जोरो आपू को हराकर उस एंटीडोट को चॉपर को दे देता है ताकि चॉपर उस एंटीडोट से मल्टीपल एंटीडोट्स बना सके। मीनवाइल बाकी बचे स्ट्रॉ हैट्स टोबी रोपो के मेंबर्स से मुकाबला करते हैं और वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स रूफटॉप पे जाते हैं। इसी बीच टामा, स्पीड, गजलमैन और डाइफुगु के साथ ओनिगाशिमा पहुंचती है और अपने डेविल फ्रूट से बाकी स्माइल फ्रूट यूजर्स को टेम करती है। और अब चलते हैं रूफटॉप पर, जहां काइडो अकाज़ाया 9 से लड़ने के लिए अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। ये लड़ाई बड़ी ही कमाल की होती है, जिसमें अकाज़ाया 9 अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और ओडेन की स्वॉर्ड टेक्निक भी यूज करते हैं और एक हद तक काइडो को चोट भी पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस काइडो उन्हें हरा देता है, जिसके बाद काइडो अपनी पावर से ओनिगाशिमा को उठाता है और उसका प्लान है ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पर गिराने का, जिससे वानो का भविष्य बस कुछ खास आदमियों के हाथ में है जो रूफटॉप पर पहुंच गए हैं। कैप्टन यूस्टस किड और उसका सबऑर्डिनेट मैसेकर सोल्जर किलर, सर्जन ऑफ द डेथ तरफागल लॉ, स्ट्रॉ हेड स्वॉर्डमैन रोरोना जोरो और स्ट्रॉ हेड कैप्टन मंकी डी लूफी। वर्स्ट जनरेशन के 5 मेंबर मुकाबला करने जा रहे हैं 2 योंको से, लेकिन लूफी उन 2 योंको को इग्नोर करते हुए घायल किनेमॉन के पास जाता है, जो रोते हुए लूफी से रिक्वेस्ट करता है वानो को बचाने की। जिसके बाद लॉ अकाज़ाया 9 को रूफटॉप के नीचे भेज देता है और लूफी अपनी न्यूली एक्वायर्ड स्किल को इन्वोक करता है और काइडो को एक जोरदार रेड रॉक पंच मारता है, जिससे काइडो मुंह के बल गिर जाता है और लूफी कहता है I am Monkey D. Luffy, the man who will surpass you, and I'm gonna be king of the pirates! और अब बैटल ऑफ जनरेशन स्टार्ट होने वाली है, जिसका आउटकम वन पीस की दुनिया को हिला देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगा हमारी वन पीस सीरीज की लास्ट वीडियो में।